हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि ये जो जेआर कॉलेज चैनल है ये एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल का, जो कि हमारा मेन चैनल सही है। इस चैनल के हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के ऊपर। इस चैनल के ऊपर सारे के सारे जो वीडियोस आ रहे हैं वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए आ रहे हैं सही है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी सही है, और हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी के ऑलरेडी 3 लेसन कंप्लीट कर रखे हैं। तो जिन बच्चों ने भी कोई भी चैप्टर मिस कर दिया होगा, कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा, तो जरूर से जाके उन लेक्चर्स को देख लेना। हर एक टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इंक्लूड किया हुआ है सही है। जो भी चीज अगर आपने मिस की है तो जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के लिए। आज इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया लेसन, दैट इज लेसन नंबर 4, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। अब देखो, हम लोग को पता है कि डीएनए ही इनहेरिटेंस होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, लेकिन पहले लोगों को यह पता नहीं था सही है। तो उस मॉलिक्यूल के बारे में कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे। उसके बाद डीएनए के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करना है मुझे इस लेसन के अंदर सही है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए आगे चल के कैसे डिवाइड होता है दूसरे डीएनए के फॉर्म में सही है, फिर डीएनए कैसे चल के एक सेल के अंदर फिट होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग को इस लेसन के अंदर करनी है सही है। तो स्टार्ट करते हैं आज ये लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंदर मेनली हम लोग बात करेंगे बच्चों सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल की। कैसे हमको पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सही है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर के ऊपर से, ठीक है। टॉप रैंकिंग में हमारा एप्लीकेशन है, वो जरूर से डाउनलोड कर लेना सही है। बहुत सारे नोट्स उसके ऊपर आप लोगों को मिलेंगे, लेसन वाइज सारी चीजें। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे, तो आप लोग डायरेक्टली इस इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मुझसे डाउट कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं इस लेक्चर में, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं उस मॉलिक्यूल के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। अब देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी लेसन नंबर 3 बनाया था। लेसन नंबर 3 का नाम ही था ना, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वहां पे हम लोग ने इनहेरिटेंस के बारे में हर एक चीज छोटी से छोटी डिटेल डिस्कस की हुई है सही है। तो इनहेरिटेंस का मतलब आप लोगों को अभी तक तो पता है कि एक जनरेशन से जब कोई भी चीज दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, कोई भी चीज का मतलब क्या है, कोई भी कैरेक्टर्स जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब उस हर बच्चे को पता होगा जिसने मेरा लेक्चर नंबर 3 देखा है, लेसन नंबर 3 देखा है सही है। तो उसे पता है इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस जैसे नहीं पता बता देता हूं। इनहेरिटेंस मतलब क्या, देखो हमारे बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे फादर या मदर से एक सिमिलर जैसे दिखते हैं, कुछ कैरेक्टर रिजेंबल करते हैं सही है। ये कैरेक्टर्स कैसे आए बच्चों सही है, इस कैरेक्टर कैसे आए होंगे, हमारे फादर से और हमारे मदर से जो जीन हमें मिला है, जो गैमेट हमें मिला है, दैट इज डीएनए। वो डीएनए हमारे अंदर आया जिसकी वजह से वो कैरेक्टर डेवलप हुए सही है, वो कैरेक्टर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हुए। इसी प्रोसेस को, इसी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस सही है। अब यहां पे हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं उस मॉलिक्यूल के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के इनहेरिटेंस में, दैट इज डीएनए सही है। इस मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर। क्या फुल फॉर्म है इसका? फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो। इसका फुल फॉर्म है दैट इज डाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डायराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ये आप लोग को पता है सही है, यहां तक हम लोग जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है इसका फुल फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग को पता करना है कि भैया कैसे ये पता चला साइंटिस्टों को कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कैसे पता चला कि डीएनए नाम का एक स्ट्रक्चर एक दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके लिए हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को पता करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ, इन एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत हम लोग को पता चला कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यही एक चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है बच्चों सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में, इट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। अब ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, यहां पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज 1928 में लिया गया था, ठीक है। 1928 में परफॉर्म किया गया था। किसने? एक साइंटिस्ट थे दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है
एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किसी भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल को खोज करने के लिए नहीं चल रहा था। एक्चुअल में ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है ये वैक्सीन बना रहे थे। किसकी? निमोनिया की। हम लोग को पता है कि निमोनिया एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, निमोनिया नाम का एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का एक वायरस है जो क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, जो क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। तो ये स्पेलिंग अगर गलत हो गई हो तो माफ कर देना, कभी कभी हो जाता है। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का एक वायरस है जो क्या कॉज करता है? इन मैमल्स के अंदर निमोनिया कॉज करता है। अब ये जो ग्रिफिथ थे, दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, ये क्या कर रहे थे? ये परफॉर्म कर रहे थे बच्चों, इस निमोनिया का वैक्सीन ढूंढ रहे थे। ठीक है, इस निमोनिया का वैक्सीन ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर ये इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। अब इस वायरस का इनके पास 2 स्ट्रेन था, ध्यान से सुनना। ठीक है, इस वायरस का उनके पास 2 स्ट्रेन था। एक स्ट्रेन का नाम है एस स्ट्रेन, ध्यान से सुनो, इनके पास इस वायरस के 2 स्ट्रेन है। एक का नाम है एस स्ट्रेन और एक का नाम है बच्चों आर स्ट्रेन। ठीक है, अब ये जो एस स्ट्रेन है, इस एस स्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है बच्चों स्मूथ। क्या है ये? स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है कि इसके ऊपर बच्चों एक सेल मेम्ब्रेन, जो इसका सेल होगा ना इस वायरस का, उसके ऊपर एक पेप्टिडोग्लाइकन की एक कवर चढ़ा होगा जिसकी वजह से ये बच्चों खतरनाक बन जाता है। सही है, इट इज अ वायरुलेंट मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन है। अगर एस स्ट्रेन किसी के अंदर घुस गया तो उसको निमोनिया होना पक्का है। वहीं जो आर स्ट्रेन है इसको हम लोग रफ स्ट्रेन बोलते हैं और इसके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स वाई ये रफ होता है थोड़ा सा। सही है, ये इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए थे, दैट्स वाई थोड़ा सा रफ होता है। सही है, इसको आर स्ट्रेन कहा जाता है। ये वायरुलेंट नहीं है। ठीक है, ये जल्दी कॉज नहीं करता निमोनिया। ठीक है, तो इट इज अ नॉन वायरुलेंट। ये क्या है? नॉन वायरुलेंट। अगर आपके बॉडी में आर स्ट्रेन गलती से भी घुस गया तो बहुत कम चांसेस है कि आर स्ट्रेन से आपको निमोनिया होगा। सही है, समझ में आई बात? स्ट्रेन क्या होता है? जिस बच्चे को स्ट्रेन नहीं समझ में आ रहा उसको बता दूं। देखो, वायरसेस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन पाए जाते हैं वायरसेस में। जैसे अभी हम लोग ने बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है कोरोना वायरस का। सही है, कोरोना वायरस के बड़े सारे स्ट्रेन हम लोग को देखने के लिए मिलते थे। देखा था ना, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, देखा था ना, बीटा वेरिएंट देखा था ना, फिर अल्फा 1, अल्फा 2, ऐसे बड़े सारे वेरिएंट देखने मिल रहे हैं। तो वो वेरिएंट क्या है? वो उस कोरोना वायरस की अलग अलग टाइप्स है। सही है, वैसे ही इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के भी अलग अलग टाइप है। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, लेकिन जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे वो इन 2 स्ट्रेन के ऊपर काम कर रहे थे। एक था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन। और आपको ध्यान में रखना है, जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है। मतलब अगर एस स्ट्रेन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर गया, किसी भी मैमल्स के अंदर गया तो उसको निमोनिया होना पक्का है। लेकिन अगर आर स्ट्रेन किसी के अंदर गया तो उसको बहुत कम चांसेस है कि उसको निमोनिया होगा। सही है, यहां तक समझ में आया? अब इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन लिया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन लिया, उसको एक इंजेक्शन में भर दिया। ठीक है, उसको एक इंजेक्शन में भर दिया और उस इंजेक्शन को किसी एक माइस के ऊपर लगा दिया। माइस कैसे बनाया जाए इमेजिन कर लो, आप छोड़ो, मैं बनाऊंगा नहीं। यहां पे एक माइस लिख देता हूं मैं। माइस समझते हो, चूहा। तो उसको एक चूहे के अंदर डाल दिया, समझे? चूहे के अंदर डाल दिया। अब आर स्ट्रेन जो था वो इतना वायरुलेंट नहीं है, जिसके निमोनिया कॉज नहीं करती, जिसकी वजह से ये माइस की डेथ नहीं होती। माइस आपका सरवाइव कर जाता है। ठीक है, माइस आपका सरवाइव कर जाता है, इस माइस की डेथ नहीं होती। स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, सरवाइव। ठीक है, सरवाइव कर जाता है, उसकी डेथ नहीं होती। क्लियर है? वैसे ही दूसरा उन्होंने क्या किया, सिमिलरली दूसरा उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, यानी स्मूथ स्ट्रेन लिया, उसको सेम टू सेम इंजेक्शन में भर दिया। ठीक है, उसको एक इंजेक्शन में भरा और इस इंजेक्शन को एक दूसरे माइस में डाल दिया। ठीक है, इस इंजेक्शन को एक दूसरे माइस में डाल दिया। अब हमको पता है कि जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट स्ट्रेन है, जिसकी वजह से इस माइस को क्या हो गया, इस माइस को निमोनिया हो गया और इस माइस की डेथ हो गई। ठीक है, इस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहां से ग्रिफिथ अंकल को कुछ चीजें समझ में आई। ग्रिफिथ अंकल ने क्या बोला कि यार जो आर स्ट्रेन है उससे जो माइस है उसके ऊपर निमोनिया डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन वायरुलेंट है। सही है, और जो एस स्ट्रेन है इससे माइस के ऊपर बैक्टीरिया डेवलप हो जा रहा है, इसीलिए क्या है, वायरुलेंट है। समझ में आ रही? मतलब ये खतरनाक है, ये इतना खतरनाक नहीं है। क्लियर है? इसने ये किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने जो एस स्ट्रेन था, कलर चेंज करते हैं,
जो एस स्ट्रेन था यानी वायरुलेंट स्ट्रेन था, सही है, उसको हीट किल्ड कर दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, मतलब गर्म किया। उस गर्म होने की वजह से, ठीक है, एस स्ट्रेन को उसने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब गर्म करने की वजह से उसके अंदर जो वायरस थे वो मर गए, सही है। अब इस हीट किल्ड, अब जब उन्होंने उस वायरस एस स्ट्रेन को गर्म किया, उस चीज को हम लोग ने क्या बोला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और इस चीज को इन्होंने फिर से इंजेक्शन में भरा, ठीक है, समझ लो इंजेक्शन है, और इसको माइस के अंदर डाल दिया फिर से। अब यहां से एस जो स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे, सॉरी वायरस थे, वो तो मर गए ना। तो अब यहां से माइस क्या हो गया, सर्वाइव कर गया, सर्वाइव, खुश हो गया माइस, यार मैं तो नहीं मरा, क्योंकि उसके ऊपर निमोनिया डेवलप नहीं हुआ, सही है, ये इन्होंने किया। अब यहां से इनको, चलो इनको तो मजा आ रहा था, चलो भैया यहां तक तो हमारे प्लान के हिसाब से चीजें सही चल रही है कि मैंने आर स्ट्रेन लिया, माइस सर्वाइव कर गया, खुश हो गया माइस, सही है। यहां पे माइस की डेथ हो गई क्योंकि एस स्ट्रेन क्या है, बहुत ही ज्यादा वायरुलेंट है, दैट्स व्हाई एस स्ट्रेन की से माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, मतलब गर्म करके जितने भी वायरस थे उसको मार दिए, और इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, जिससे माइस सर्वाइव कर गया, मतलब माइस बच गया। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज किया जिससे आगे चल के सारी कहानियां बनी है। इन्होंने क्या बोला, यार मैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेता हूं, ठीक है, मैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेता हूं और इसमें लाइव आर स्ट्रेन मिला देता हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सिंपल सा काम किया है, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जिससे आगे माइस सर्वाइव कर जाता है, माइस को डेवलप निमोनिया डेवलप नहीं होती, सही है। और इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन लिया, अब आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट है, सही है, आर स्ट्रेन से तो कोई दिक्कत हो नहीं रही, सही है। और इन्होंने क्या किया, इसको एक इंजेक्शन में भरा, एक इंजेक्शन में भरा, सही है, और इसको किस में डाल दिया, वापस माइस में डाल दिया, ठीक है, माइस के अंदर डाल दिया। अब यहां से होना क्या चाहिए था, बताओ आप लोग सोचो, यहां से होना क्या चाहिए था, सिंपल सी बात है ना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन माइस को नहीं मार रहा, चूहे को नहीं मार रहा। वहीं अगर हम लोग आर स्ट्रेन की बात करें तो आर स्ट्रेन भी चूहे को नहीं मार रहा। तो जब ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो चूहा सर्वाइव करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ बच्चों। यहां से एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेड चीज हुई, चूहे की डेथ हो गई, ठीक है, चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ग्रिफिथ टेंशन में आ गया कि यार अब ये कैसे हो गया, ठीक है, मैंने तो यार हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था जिससे जो अपना चूहा था वो सर्वाइव कर जाता था, माइस सर्वाइव कर जाता था, और साथ ही साथ मैंने लाइव आर स्ट्रेन डाला था, मतलब जो लाइव आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट है, जिसके वजह से चूहे के ऊपर निमोनिया डेवलप हो ही नहीं सकती। लेकिन जब इस दोनों ने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों ने क्या, इन दोनों को ग्रिफिथ ने मिक्स किया, और जैसे ही माइस के अंदर डाला, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। अब यहां पे ग्रिफिथ टेंशन में हो गया, सही है। और जब ग्रिफिथ ने इस डेड माइस के ब्लड से, ठीक है, जब इस डेड माइस के ब्लड में चेक किया तो इसके ब्लड में पता है क्या प्रेजेंट था, इसके ब्लड में बच्चों लाइव एस स्ट्रेन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, एस स्ट्रेन प्रेजेंट था, समझ में आई बात, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला, देयर इज समथिंग, ठीक है, यहां तो कुछ तो है जो इस एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ इस आर स्ट्रेन में, सही है, इस मरे हुए एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ किसके अंदर, इस आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आपका एस स्ट्रेन क्या हो गया, लाइव हो गया, समझ में आ रही बात, जिसकी वजह से इस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इन्होंने बोल दिया कि यार देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफरिंग, और इस चीज का नाम क्या दे दिया इन्होंने, ट्रांसफरिंग फैक्टर, ट्रांसफरिंग फैक्टर, ठीक है, इन्होंने नाम दे दिया ट्रांसफरिंग फैक्टर। देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, ठीक है, लाइव आर स्ट्रेन, और जो इस चीज को क्या बना दे रही है, लाइव एस स्ट्रेन बना दे रही है। और यहां से इन्होंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना दिया, साइंटिस्टों को बोल दिया अब ढूंढो, चलो ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रही बात। तो ये स्टार्ट किया था किसने, ग्रिफिथ ने। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफरिंग फैक्टर, यहां तक समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसने ऑलमोस्ट प्रूफ कर दिया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ऑलमोस्ट प्रूफ कर दिया था। ऐसा कैसे, देखो अब यहां पे साइंटिस्टों को ऑलमोस्ट 10 साल बाद हुआ है ये एक्सपेरिमेंट, देखो 1944 में, सही है, 1944 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 10 साल बाद हुआ, मान लो, देख लो कितना भी होगा, सही है। तो ऑलमोस्ट इतने साल बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट आए, एक थे एवेरी, एक थे मैकार्टी और एक थे मैकलॉड, सही है, एवेरी, मैकार्टी, मैकलॉड, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सही है, जिससे आगे चल के शॉर्ट ऑफ प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर इस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया,
क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों को डीएनए के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लोग ज्यादातर मानते थे कि यार प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए की जो नॉलेज थी वो ज्यादा लोगों के पास थी नहीं। तो सिंपल सी बात है ना, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, आप उस चीज के ऊपर कितना श्योर हो सकते हो? नहीं श्योर हो सकते ना। वही चीज यहां पे भी थी। तो लोगों को तीन चीजों में डाउट था। देखो, जेनेटिक मटेरियल में लोगों को तीन चीजों में डाउट था। या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, सही है, या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सही है, ये तीन चीजें जेनेटिक मटेरियल होने की चांसेस थी। अब उस टाइम पे साइंटिस्टों को क्या लगता था? ज्यादातर साइंटिस्टों को लगता था दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ज्यादातर नॉलेज वहां पे लोगों को प्रोटीन के बारे में थी, डीएनए के बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी, नया नया डिस्कवर हुआ था। सही है, तो अब यहां से इन तीन बंदों ने बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया, जहां से इन्होंने बताया दैट इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसकी बात नहीं मानी गई। इसके बाद जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसने कंफर्म लगाया, उसने सिक्का लगा दिया कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इन लोगों ने किया क्या, जरा डिस्कस करेंगे। देखो, इन्होंने क्या किया, कुछ एंजाइम्स का यूज किया, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज किया। ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चों ऐसे एंजाइम हैं जो उस मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन का अगर मैं डाइजेस्टिव एंजाइम लेकर आऊंगा तो वो प्रोटीन को पूरी तरीके से तोड़ देगा। सही है, प्रोटीन को पूरी तरीके से क्या कर देगा? तोड़ देगा। सही है, वही चीज अगर मैं आरएनए का डाइजेस्टिव एंजाइम लेकर आऊंगा तो वो आरएनए को पूरा तोड़ देगा, और डीएनए को लेकर आऊंगा, मतलब डीएनए का डाइजेस्टिव एंजाइम लेकर आऊंगा तो वो डीएनए को पूरी तरह तोड़ देगा। तो ऐसे ही मैंने तीन डाइजेस्टिव एंजाइम लिए। कौन कौन से होते हैं? देखो ध्यान से सुनो। प्रोटीन का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोटीन एज। आपको बस लास्ट में एज लगाना है, ASE है शायद। ठीक है, आपको लास्ट में बस एज लगा देना है। वैसे ही आरएनए का होता है बच्चों आरएनएज। ठीक है, और डीएनए का होता है TNAs। समझ में आ रही बात? लास्ट में एज लगा दिया है सब में, और वो क्या बन गया? इसके डाइजेस्टिव एंजाइम। तो प्रोटीनेज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, आरएनएज आरएनए को तोड़ देगा, और डीएनए डीएनए को तोड़ देगा। सिंपल सी बात है। अब इन्होंने क्या किया, तीन टेस्ट ट्यूब लिए। ध्यान से देखो, तीन टेस्ट ट्यूब लिए। दिस इज वन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, दिस इज अनदर टेस्ट ट्यूब, दिस इज अवर थर्ड टेस्ट ट्यूब। इन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब लिए। ठीक है, तीन टेस्ट ट्यूब लिए। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया इन्होंने? तीनों टेस्ट ट्यूब में, ध्यान से सुनो, यहां पे तीनों टेस्ट ट्यूब में इन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, सेम टू सेम जैसा उन्होंने लिया था। हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, सही है, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया। अब इसका नाम दे देते चलो। दिस इज द टेस्ट ट्यूब नंबर A, दिस इज द टेस्ट ट्यूब नंबर B, एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब नंबर C। मान लो मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है, दिस इज द टेस्ट ट्यूब नंबर A, B एंड C। अब इसके अंदर क्या लिया? सेम टू सेम चीज, हीट किल्ड एस्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, यहां पे इधर लाइव आर स्ट्रेन भी ले लिया गया। ठीक है, लाइव आर स्ट्रेन भी ले लिया गया। तीनों में सेम चीज, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा। तीनों के अंदर हीट किल्ड एस्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन ले लिया गया जो उन्होंने लिया था। सही है, और तीनों के अंदर इन्होंने अलग अलग एंजाइम डाल दिया। इसके अंदर सबसे पहले के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया बच्चों? प्रोटीनेज डाल दिया। इसको अलग कलर से बनाते हैं। सबसे अंदर इन्होंने क्या डाल दिया? प्रोटीनेज डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले वाले में क्या डाल दिया? प्रोटीनेज डाल दिया। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो वो प्रोटीन को क्या कर देगा? तोड़ देगा। मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो पाया, जो भी चीज थी वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे माइस सर्वाइव करना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई भी चीज यहां से यहां ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी ना, एस्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये अगर मैं किसी भी माइस के अंदर इंजेक्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा। सेम दूसरे वाले में उन्होंने आरएनएज डाल दिया। ठीक है, आरएनएज डाल दिया, और लास्ट वाले में उन्होंने डीएनएज डाल दिया। अब अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो आरएनए टूट जाएगा और यहां पे माइस सर्वाइव कर जाएगा। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो डीएनए टूट जाएगा और यहां पे माइस सर्वाइव कर जाएगा। तो बस उनको करना कुछ नहीं था, तीनों को इंजेक्शन में भरना है और तीनों को माइस के अंदर डालना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग ए को लेंगे, हमारा टेस्ट ट्यूब ए। अब इस टेस्ट ट्यूब ए में क्या था? हमारा प्रोटीनेज था। ठीक है, अब इस प्रोटीनेज को मैंने डाल दिया किसके अंदर? माइस के अंदर। इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? माइस के अंदर। अब अगर प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता, सही है, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल अगर होता तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता
और चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाती एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। इसका मतलब ये माइस सर्वाइव कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, माइस की डेथ हो जाती है। मतलब ये तो कंफर्म हो जाता है दैट ए यानी प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। फिर बी आ जाओ, टेस्ट ट्यूब नंबर बी पे, ठीक है, बी वाले पे आ जाओ। बी में क्या था? आरएनएस था, आरएनएस था, ठीक है। आरएनएस को भरा इसके अंदर आपके टेस्ट ट्यूब में, और इसको किसके डाल दिया? माइस के अंदर डाल दिया। तो अगर आरएनएस हमारा जेनेटिक मटेरियल होता तो माइस के अंदर जाते ही माइस को सर्वाइव हो जाता, क्योंकि चीजें एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा नहीं पाई। तो यहां पे भी पर माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। मतलब माइस दैट इज डीएनए इज आरएनए इज आल्सो नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ लास्ट है हमारा थर्ड, दैट इज डीएनए। थर्ड क्या है हमारा? डीएनए। इसके अंदर हम लोग ने क्या डाला था? डीएनए डाला था, सही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो लास्ट में हम लोग ने क्या डाला है? डीएनए डाला है। तो अगर डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता, सही है, जो कि है अगर, तो आगे चल के माइस के अंदर डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता और माइस के अंदर चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाती, सही है। इसका मतलब यहां पे जो इंजेक्शन पड़ता इस माइस को, ठीक है, अगर माइस को यहां पे जो इंजेक्शन पड़ता वो क्या हो जाता? सर्वाइव कर जाता, और ऐसा होता भी है। ये माइस यहां पे क्या हो जाता है? सर्वाइव कर जाता है। तो यहां से पता चलता है, यहां से ये प्रूफ करते हैं इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा दैट ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफरिंग फैक्टर है, वो क्या है आपका? डीएनए, ना कि प्रोटीन, सही है। बट इसको भी माना नहीं जाता। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस एक्सपेरिमेंट को भी एज अ प्रूफ नहीं मानते। समझ में आया? एवेरी मैकार्टी मैक्लॉड, ठीक है, एवेरी मैकार्टी मैक्लॉड का एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इस एक्सपेरिमेंट को भी आगे चल के थप्पा नहीं मिलता, सिक्का नहीं मिलता दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर चुका था, सही है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट आया, उसने एक्चुअल में प्रूफ कर दिया बच्चों दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। किसने किसने किया था? हर्शी और चेज, ठीक है, मार्था चेज नाम की एक लड़की थी, फीमेल साइंटिस्ट, जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कब परफॉर्म हुआ था ये एक्सपेरिमेंट? 1952 में। देखो 1944 में था, ये 1952 में, ऑलमोस्ट 8 साल बाद किसने किसने किया था? हर्शी और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, चेज, मार्था चेज, सही है। अब बहुत चालाक थे दोनों, ठीक है। इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। देखो सब समझ में आएगा। इन्होंने क्या बोला, यार एक वायरस होता है, एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस वायरस का नाम है बच्चों बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसका नाम बैक्टीरियोफेज है, बट इट इज अ वायरस। और इसका नाम बैक्टीरियोफेज बच्चों इसीलिए है क्योंकि ये बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है। किसके ऊपर हमला करता है? बैक्टीरिया। मान लो एक बैक्टीरिया ले लिया मैंने, ई कोलाई, बहुत ही फेवरेट बैक्टीरिया है, एरिस्टेशिया कोलाई बोलते हैं इसको। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये अटैक करता है, अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर? इसके अंदर। तो अभी हम लोग को पता है दैट इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसका डीएनए है, तो ये अपना डीएनए क्या कर देता है? यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ पे अपने डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बना लेता है और चीजें करने लगता है, सही है। ये पता थी किसको? ठीक है, ये बात किसको पता है? हम लोग को ऑलरेडी पता है। लेकिन मार्था और चेज ने क्या बोला? देखो मार्था और चेज ने क्या सोचा कि यार जो भी ट्रांसफर हो रहा होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, सही है। तो जो भी ट्रांसफर हो रहा है, चाहे ये डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, चाहे ये प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटीन क्या है? देखो इसकी ये जो बाजू बाजू वाली कवर है, ये जो कवर दिख रहा है आप लोग को, इस कवर को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दिस कवर एज अ कैप्सिड। और ये कवर किससे बनती है बच्चों? प्रोटीन से बनती है। से बनती है? प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो ये कैप्सिड अंदर चला जाएगा, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो ये अंदर चला जाएगा, सही है। अब इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग चेंबर लिए, दो अलग अलग जगह ली। मान लो एक ये बड़ा सा जगह है, ठीक है, और एक ये बड़ा सा जगह है। दो अलग अलग बीकर ले लिए ऐसा मान लो, और इसके अंदर एक के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया? एक के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया, ठीक है। एक के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया और दूसरे के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया, सही है। मतलब यहां पे जो इन्वायरमेंट है वो रेडियो एक्टिव सल्फर है और यहां पे जो इन्वायरमेंट है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब हम सबको पता है, हम लोग ने बचपन में पढ़ा है कि प्रोटीन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सल्फर, और डीएनए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है
फॉस्फोरस। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिना फॉस्फोरस के डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। हम लोग को पता है ना कि जो डीएनए है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। सही है, तो बिना फॉस्फोरस के आपका डीएनए नहीं बन पाएगा, और बिना सल्फर का, ठीक है, सल्फर की बॉन्ड होती है प्रोटीन के अंदर, तो बिना सल्फर के आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। और उन्होंने क्या किया, इन दोनों मीडियम के अंदर, ठीक है, इन दोनों मीडियम के अंदर बैक्टीरियोफेज को ग्रो कर लिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इन दोनों मीडियम के अंदर उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कर लिया। तो मान लो यहां पे भी बैक्टीरियोफेज आ गया, सही है, यहां पे बैक्टीरियोफेज आ गया, और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर यहां पे डीएनए, सेम टू सेम, सेम टू सेम, यहां पे एक बैक्टीरियोफेज आ गया, बैक्टीरियोफेज, सही है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका डीएनए। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अब यहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, इसका मतलब यहां पे जो अपना बैक्टीरियोफेज ग्रो हो रहा है उसका जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। मतलब इसका जो डीएनए है बच्चों वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। सही है, वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। सही है, सिंपल सी बात। यहां पे क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, मतलब इसका जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव चीजों का ना फायदा क्या होता है पता है, कि इनको ना डिटेक्ट करना बहुत आसान है। रेडियो एक्टिव चीजों को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। एक नॉर्मल एक्सरे स्कैन से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहां पे रेडियो एक्टिव चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, कहां पे रेडियो एक्टिव चीजें प्रेजेंट है। इन्होंने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था इस वाले का। इसको चलो हम लोग कंटेनर ए दे देते हैं फिर से, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कंटेनर बी। अब आपको याद रखना है कि कंटेनर ए में डीएनए रेडियो एक्टिव है और कंटेनर बी में प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेम टू सेम लिया, और इन्होंने अब क्या कर दिया, हमारा एक बैक्टीरिया ले लिया दैट इज ई कोलाई, बहुत ही प्यारा सा बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे अभी हम लोग क्या देने वाले हैं, इंफेक्शन करवाने वाले। सही है, तो ये हमने दो बैक्टीरिया ले लिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इट इज अ ई कोलाई। सही है, इट इज बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई। साइड में लिखना चाहिए हम लोग को, यहां लिख देते हैं। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने क्या बोला कि चलो ए वाले का बैक्टीरियोफेज लेके आओ, दिस इज द ए बैक्टीरियोफेज। सही है, और यहां पे क्या होगा, इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव होगा। सही है, इसका डीएनए क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। साथ ही साथ दूसरा बैक्टीरियोफेज लेके आओ भाई। दूसरा बैक्टीरियोफेज क्या है आपका, बी कंटेनर का। सही है, बी कंटेनर का बैक्टीरियोफेज लेके आया मैंने, और इस बी कंटेनर के बैक्टीरियोफेज में इसका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव होगा। सही है, मतलब इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा और प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए। सिमिलरली यहां पे क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब ऐसा क्यों हुआ है हम सबको पता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ है, तो इसका डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव सल्फर के कंडीशन में ग्रो हुआ है, तो इसका प्रोटीन क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। अब जो भी चीज इसके अंदर ट्रांसफर होगी, इसके अंदर जो भी चीज ट्रांसफर होगी वो अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग को बस इतना चेक करना है कि कौन सा ई कोलाई रेडियो एक्टिव है। जो भी ई कोलाई रेडियो एक्टिव है इसका मतलब वो चीजें ट्रांसफर हो गई है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, सही है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, ध्यान से सुनो क्या बोलने जा रहा हूं मैं, अगर प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता यहां पे। सही है, प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता, इसका मतलब ये वाला ई कोलाई रेडियो एक्टिव हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। और वहीं अगर आपका डीएनए रेडियो एक्टिव होता तो डीएनए ट्रांसफर हो जाता और आपका ये वाला ई कोलाई क्या हो जाता, रेडियो एक्टिव। सही है, तो इन्होंने क्या करवाया, इसका इन्फेक्शन इस पे करवाया और इसका इन्फेक्शन इसमें करवाया। दोनों ने अपने क्या किए, दोनों ने अपने जो जेनेटिक मटेरियल थे उसको रिलीज कर दिया। तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पे आ गया और इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पे आ गया। सही है, और जब इन्होंने दोनों को एक्सरे में चेक किया तो उनको पता चला कि ये वाला जो ई कोलाई था बच्चों, ये ई कोलाई रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, ये वाला जो ई कोलाई था, ये वाला ई कोलाई क्या हो गया, रेडियो एक्टिव, और ये वाला ई कोलाई रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां का इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, तो डीएनए ट्रांसफर हुआ तो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। लेकिन इसका डीएनए क्या था बच्चों, रेडियो एक्टिव था ना, जिसकी वजह से ये वाला ई कोलाई क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के बाद, ठीक है, दिखाने के बाद लोगों ने मान लिया, प्रूफ हो गया कि यस, डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है।
आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, समझ में आ गई होंगी। ये 3 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से, ग्रिफिथ के, ठीक है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फिर एवरी, मैकार्टी, मैक्लॉड का एक्सपेरिमेंट, और ये हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से ये तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। जो इसका अगला टॉपिक है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए पैकेजिंग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज के इस लेक्चर में, सही है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को और कवर करने वाले हैं। तो प्लीज जिसने लेक्चर अभी तक यहां तक देखा है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, सही है। और जो अगले आने वाले वीडियोस होंगे उसको आपके फोन पे आने के लिए आपका जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑल पे सेट कर लो। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।